हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल्स स्टडी की थी और हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं और किन तरह के इन्वेस्टर्स को किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी लेते वक्त लोगों को किन तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपके सामने में कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अगर रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड करेगा तो वो काफी ज्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो कॉमन इन्वेस्टर्स के जरिए की जाने वाली सबसे पहली गलती ये होती है कि वो म्यूचुअल फंड की रेगुलर स्कीम को बाय कर लेते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट में जाकर के डायरेक्टली बाय करते हैं, जबकि रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जिसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के जरिए बाय किया जाता है, ना कि किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर बाय किया जाता है। तो अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर के पास से या फिर किसी बैंक के पास से म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो उस समय हमें 1 से 1.5% एक्स्ट्रा ब्रोकरेज उस ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को पे करनी पड़ती है और 10 से 20 साल में हमारा रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। यही कारण है कि लोगों को हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है तो उस केस में हो सकता है रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2% हो। आधा % का जो रिटर्न हमें कम मिलता है वो बड़े समय में काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें देता है। तो इसी रीज़न से हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा मिस्टेक जो लोगों के ज़रिए किया जाता है कि वो मार्केट जब भी डाउन होता है तो उस समय वो अपने एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। तो अपनी एसआईपी को डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी एसआईपी को हमेशा बढ़ाना चाहिए। जब भी मार्केट गिरती हो तो और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में यूनिट्स की एनएवी जो होती है वो कम हो जाती है, और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होती रहती है वैसे वैसे हमें मिलने वाले यूनिट्स भी बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी 5 रुपए है और वो गिर करके 4.5 रुपए हो जाती है और हम पहले की कंपैरिजन में सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम उन यूनिट्स को 5 रुपए में ना बाय करके 4 रुपए में बाय करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे यूनिट्स बढ़ जाएंगे और जब मार्केट रिकवर करेगा तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। इसी रीजन से हमें हमेशा डाउन ट्रेंड में अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहिए और जब राइजिंग मार्केट हो तो उस समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय एनएवी के प्राइसेस हमेशा बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कम यूनिट्स अलॉट हो पाती है। डाउन ट्रेंड में हमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहिए। तीसरा कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के जरिए किया जाता है वो होता है 1 ईयर के पास्ट परफॉर्मेंस को स्टडी करके किसी भी फंड में निवेश करना, जबकि ये एक गलत अप्रोच है। हमें कभी भी किसी भी फंड में 1 ईयर के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना चाहिए कि उस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है, 7 ईयर्स 10 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब से वो फंड लॉन्च हुआ है तब से उसने कैसा परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। इन सभी को हमें स्टडी करना चाहिए। तो केवल पिछले साल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इससे ये मतलब नहीं है कि वो आने वाले सभी फाइनेंशियल ईयर्स में भी आपको बड़ी रिटर्न जनरेट करके देगा। यही कारण है कि हमें उस फंड के लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड को स्टडी करना चाहिए और उसके फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी को हमें देखना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इन्वेस्टर्स को हमेशा बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी बड़ी होती है तो उस केस में उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अच्छे फंड मैनेजर्स को हायर कर सकती है। और जब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छे फंड मैनेजर को हायर करती है तो वो फंड मैनेजर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करता है, जिससे फंड का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो तो फंड मैनेजर का ही होता है। जब फंड मैनेजर किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को पिक करता है तभी तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट जनरेट हो पाता है। तो यही कारण है कि हमें हमेशा टॉप 2 या टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगली गलती जो जनरली की जाती है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के जरिए वो है राइजिंग मार्केट में लम सम इन्वेस्टमेंट करना।
देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट होते हैं। या तो आप मंथली एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप एक मुश्त पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। हमेशा लमसम उस समय करना चाहिए जब मार्केट गिरा हुआ हो, ना कि मार्केट जब राइजिंग हो। जब राइजिंग मार्केट में हम किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में महंगे प्राइजेस में हमें यूनिट अलॉट हो जाते हैं, जिससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो प्राइस दोबारा आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस शो हो सकता है। तो काफ़ी लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में लॉस शो हो सकता है। यही रीज़न है कि हमें हमेशा गिरी हुई मार्केट में ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि बढ़ी हुई मार्केट में। अब हम आ जाते हैं ये देखने के लिए कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो में कितना डिफरेंस होता है। आप देख सकते हैं मैंने Mirae Asset इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का रेगुलर प्लान अभी खोल कर रखा है। अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करूं तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.67%। और अगर मैं यहाँ डायरेक्ट प्लान चूज कर लेता हूँ तो डायरेक्ट प्लान चूज करते ही मेरा जो एक्सपेंस रेशियो आ जाता है वो देखिए आपका एक्सपेंस रेशियो कितना कम हो गया, 0.72% हो गया, जो कि 1% से भी काफ़ी कम है। तो यही कारण है कि हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि रेगुलर प्लान में। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रेगुलर प्लान चूज किया तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न आपको शो कर रहा है वो 21.6% यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 5 ईयर का जो रिटर्न है वो चेंज हो चुका है और 5 ईयर का रिटर्न 22.68% हो चुका है। तो इसे अब हम एसआईपी कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान में की गई एसआईपी और रेगुलर प्लान में की गई एसआईपी में क्या फ़र्क होता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी फंड में 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और अपने निवेश को 40 साल तक कंटिन्यू करते हैं और आपको फॉर एग्जांपल 15% का रिटर्न मिलता है, जो कि मैं मानकर चलता हूँ कि ये डायरेक्ट प्लान का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कैलकुलेट बटन के ऊपर में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी वेल्थ बनी, 15 करोड़ की। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेगुलर प्लान बाय करते हैं तो 1% आपको ब्रोकर को देना पड़ता। इस कारण से आपका रिटर्न 15% की जगह फॉर एग्जांपल 14% हो जाता। सिर्फ 1% रिटर्न कम करने के कारण आप देख सकते हैं कि आपका वेल्थ 4 करोड़ रुपया कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रहा है। सिर्फ 5,000 की एसआईपी अगर आप 40 साल तक करते हैं तो अगर आपने रेगुलर प्लान लिया है हो सकता है कि आपको 15% का रिटर्न मिले। तो अगर आपको 15% का रिटर्न मिलेगा तो 40 साल में आप कितने पैसे बना लोगे, 15 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 11.3 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही कारण है कि हमेशा हमें डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के ज़रिए किया जाता है। तो हमेशा इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट में कमाने का मौका मिले। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।